नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग तीसरा पाठ चिट्ठियों में यूरोप का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, किसी भी पाठ को यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके मस्तिष्क में प्रश्न जरूर उठने चाहिए। जैसे इस पाठ में भी आपके प्रश्न उठने चाहिए कि चिट्ठियों में क्या यूरोप आ सकता है, क्या चिट्ठी में यूरोप समा सकता है, और यह चिट्ठी कहाँ से लिखी जा रही है, यह चिट्ठी कौन लिख रहा है, और इस चिट्ठी में यूरोप के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, और यह चिट्ठी किसके लिए लिखी जा रही है। इस तरीके के प्रश्न जरूर आने चाहिए। जब ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में आएंगे तो निश्चित रूप से आप इनको अलग अलग भागों में तोड़ करके इस पूरे के पूरे पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे चिट्ठियों में यूरोप। अब आपको पता है कि यह शीर्षक बता रहा है कि इस चिट्ठी में यूरोप से संबंधित बातें की गई होंगी, इसीलिए इसका शीर्षक चिट्ठियों में यूरोप लिखा गया है। दूसरा, आप देख रहे हैं, अगर कहा जाए कि यह चिट्ठी कहाँ से लिखी गई है तो यह चिट्ठी यूगोस्लाविया नेवी सात से लिखी गई है। कहाँ से? यूगोस्लाविया नेवी सात। यूगोस्लाविया देश का नाम है, यह देश है और यह शहर का नाम है। तो वह देश, वह शहर, ठीक है। कब लिखी गई वो भी लिखा गया है कि 22 मार्च 89, अर्थात 22 मार्च 1989 1989 को यह लिखा गया है। इस पत्र को लिखने वाले कौन हैं? तो इस पत्र को लिखने वाले लेखक हैं सोमदत्त जी। सोमदत्त जी यूरोप की यात्रा पर गए थे और वहीं यूरोप के एक देश यूगोस्लाविया की यात्रा पर गए थे। तो वहीं से वो पत्र लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? तो प्रिय नीलू शेरू ककू पुत्रक तुम सबकी मम्मी, इनके लिए लिख रहे हैं। अर्थात प्रिय नीलू शेरू ककू पुत्रक, अपने बेटी बेटे और उनकी मम्मी अर्थात सोमदत्त जी की पत्नी, इनके लिए लिख रहे हैं। तो अब ये चूंकि आपको पता हो गया कि ये अपने संबंधी के लिए पत्र लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। आपको पहले भी बताया गया है कि चिट्ठी यानी पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र जब हम ऑफिस वगैरह के लिए किसी मंत्री, किसी कमिश्नर, डीएम या किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति या किसी पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जब लिखते हैं तो वह औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स के तहत आते हैं। और जब हम किसी संबंधी अर्थात अपने रिलेटिव्स को पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र के तहत आते हैं, इनफॉर्मल। अर्थात जब हम अपने पिताजी, माताजी, मामा जी, चाचा जी, भाई बहन आदि के लिए पत्र लिखते हैं तो वो पत्र अनौपचारिक के तहत आते हैं। तो यहाँ चूँकि अपने संबंधी अर्थात अपनी पत्नी, अपने बेटे के लिए यह पत्र लिखा गया है तो यह चिट्ठी, यह पत्र कौन सा पत्र कहलाएगा? अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। तो अनौपचारिक पत्र को लिखने का जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, वो अब ये चूँकि जब ये पत्र लिखा गया वह बहुत पहले की बात है, 1989, है ना, अभी चल रहा है 20। तो ये लगभग 29 साल पहले 29 साल पहले लिखा गया पत्र है। तो अभी चूँकि फॉर्मेट चेंज हो गया है, प्रारूप चेंज हो गया है, तो पत्र लिखने में ये जो पता है ये इस साइड में ही आ जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है। यह पता यहाँ पे लिखा जाएगा। यह जो इसको कहते हैं
संबोधन। क्या कहते हैं? संबोधन। तो संबोधन, संबोधन मतलब किसको संबोधित कर रहा है? माताजी, पिताजी, भाई, बहन, किसको संबोधित कर रहा है? तो अपने पुत्र पुत्रियों और मम्मी को। तो संबोधन, ये संबोधन हो गया। अब संबोधन के बाद क्या आता है? अभिवादन। आप लोग को पता ही है। तो संबोधन के बाद यहाँ पर क्या आएगा? ये अभिवादन। तुम सबको खूब प्यार, है ना? तो ये अभिवादन हो गया। अभिवादन। तो हमने इसमें क्या देखा? अभी चूँकि पत्र हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन पत्र में अभी क्या क्या सीखा हमने कि पत्र लिखने का जो प्रारूप है ये ऐसे यहाँ से शुरू होगा, पता से चालू होता है। ये पता है, पता, फिर संबोधन, फिर अभिवादन। ठीक है? तो इन्होंने पूरे प्रारूप को उसी तरीके से लिखा है। अब आते हैं हम लोग चिट्ठियों में यूरोप को पढ़ते हैं, जानते हैं कि सोमदत्त जी ने इसमें क्या क्या लिखा है और इससे हमें क्या क्या सीख मिलेगी ये भी देखेंगे। ठीक है? आइए, चिट्ठियों में यूरोप। 22 मार्च 89 अर्थात 1989, यूगोस्लाविया नेविशाद। यूगोस्लाविया देश है और नेविशाद शहर का नाम है। प्रिय नीलू, शेरू, कपू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। संबोधित कर रहे हैं प्रिय नीलू, शेरू, कपू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है। यहाँ बसंत आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। एक और है जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है, फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदनी जैसे होते हैं, कुछ लाल कुछ पीले। खुशबू नहीं होती। आज इतवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। तो इसका थोड़ा सा अर्थ देखते हैं, फिर आगे का पढ़ते हैं कि अपने पुत्र पुत्रियों और अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि खूब सारा प्यार। आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया है। कहाँ पहुँचे? अर्थात नेविशाद में पहुँचे, यूगोस्लाविया देश के नेविशाद शहर में। आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया है। हफ्ता अर्थात सप्ताह, वीक, है ना? ये हफ्ता का मतलब है सप्ताह या वीक। तो आप लोग इसको आप लिख लीजिएगा कि सप्ताह, इसका मतलब है सप्ताह या वीक। तो सप्ताह हो गए हैं। मौसम अच्छा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ बसंत आ रहा है। और मौसम क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पर बसंत आ रहा है। अब देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो ऋतुएं हैं वो 6 ऋतुएं होती हैं। कि कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो उन 6 ऋतु से ही आपका पाला पड़ेगा। बहुत सी जगह हैं जो नॉर्थ पोल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर ठंड ही ठंड रहती है, नहीं तो अक्सर ज़्यादातर जगहों पर पृथ्वी के ये 6 ऋतु आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। अब वो 6 ऋतु कैसे हैं? सबसे पहला बसंत होता है, बसंत ऋतु सबसे पहली। बसंत ऋतु चैत्र बैसाख, जिसे मार्च या अप्रैल का महीना कहते हैं, उस समय के मौसम को बसंत ऋतु कहते हैं। ये सभी ऋतुओं का राजा भी बोला जाता है। क्यों इसे इस मौसम में मौसम क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उस समय सारे पेड़, अभी इसमें लिख रहे हैं ना, अभी आगे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे, कह रहे हैं कि सारे पेड़ नंगे खड़े हैं, है ना? नंगे खड़े हैं। तो उस समय होता क्या है कि सब पेड़ अपने पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं, और नीचे गिरा देते हैं तो फिर उसमें नई पत्तियां आती हैं, हरी हरी नई पत्तियां आती हैं। तो जब पत्तियां पूरी तरीके से बड़ी नहीं होती हैं तब तक वो पेड़ कैसा लगता है? नंगा लगता है कि उसमें कुछ है ही नहीं।
तो वही कह रहे हैं कि नंगे खड़े हैं, अर्थात वो पत्तियां जैसे आप शरीर में कपड़े पहनते हैं वैसे वो कह रहे हैं कि पेड़ में पत्तियां उनके कपड़े हैं, और वो नहीं हैं तो अर्थात वो नंगे हैं। तो वही कह रहे हैं कि बसंत आ गया है। तो बसंत पहला ऋतु चैत्र वैशाख या मार्च अप्रैल का महीना। तो आपको पता होना चाहिए कि ऋतुएं 6 होती हैं। बसंत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म अर्थात जो गर्मी की ऋतु होती है, ग्रीष्म मतलब गर्मी। तो ज्येष्ठ या आषाढ़ का महीना अर्थात मई जून, मई जून जो होता है ज्येष्ठ का महीना कहलाता है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, उस समय दिन बहुत बड़े होते हैं ना, तो इसीलिए उसका नाम ज्येष्ठ रख दिया गया। तो ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना अर्थात मई जून का महीना। फिर तीसरा आता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जब बारिश होती है इसीलिए उसको वर्षा नाम दिया गया है। तो श्रावण और भाद्रपद, ये हिंदी के 2 महीने होते हैं, श्रावण और भाद्रपद। इस 2 महीने अर्थात जुलाई या अगस्त, इंग्लिश में कहेंगे तो जुलाई या अगस्त के महीने को वर्षा ऋतु कहते हैं। उस समय बारिश हर जगह होती है। फिर शरद ऋतु, शरद ऋतु अर्थात थोड़ा थोड़ा हल्का ठंडक पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, हल्की हल्की ठंडी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, ये सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, हिंदी के अनुसार अश्विन और कार्तिक का महीना होता है। ये शरद ऋतु है। चौथी, पांचवी हेमंत ऋतु। हेमंत का मतलब हेम, हेम से हेमंत पड़ा है। हेम का मतलब हिम या ओला या बहुत जो बर्फ आदि गिरते हैं उनको हेम कहते हैं। हेम का पर्याय सोने का पर्यायवाची भी हेम है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि सोना को भी हेम बोला जाता है और बर्फ के गोले को भी हेम बोला जाता है। तो यहाँ पर लेकिन संबंध क्या है, बर्फ के गोले से हेमंत का। तो अर्थात बहुत अधिक जब ठंड पड़ती है। तो अगहन और पौष हिंदी महीने में ये 2 महीने होते हैं। तो उसमें नवंबर और दिसंबर का महीना जो होता है, आप जानते हैं नवंबर दिसंबर में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। फिर शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु जब आती है वो आती है जनवरी और फरवरी अर्थात माघ और फाल्गुन के महीने। अंतिम महीना फाल्गुन का होता है, उस समय शिशिर ऋतु रहती है अर्थात थोड़ा थोड़ा ठंडक। जैसे कि आप शरद ऋतु में देखते हैं लगभग वही शिशिर ऋतु में भी रहती है, थोड़ा सा ज़्यादा ठंड रहती है। तो हम इन 6 ऋतु के बारे में देखें कि बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो ये 6 ऋतुएं आपको याद रखनी हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अभी बसंत आया हुआ है अर्थात पहला महीना चल रहा है ऋतु का, और सबसे सुंदर महीना जो चलता है वही वहाँ पर है। कहाँ पर, निविषाद में। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। कह रहे हैं एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है। विद्या अर्थात एक मोरपंखी का पेड़ होता है, मोरपंखी जैसा एक पेड़ होता है, उसको विद्या कह रहे हैं। क्योंकि सरस्वती माता का वाहन भी मोर ही होता है। उसके पास उनके पास जो उनके पंख होते हैं, उससे पहले लेखनी भी बनाई जाती थी, अर्थात लिखने की जो कलम होती है उसको बनाई जाती थी। तो उस जैसा एक पेड़ है तो उसको विद्या जैसा कह रहे हैं। वही केवल हरा है अर्थात उसमें पत्तियां हैं, पत्तियां उनकी नहीं गिरी हैं। सारे पेड़ एक ही समय पर पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो कुछ पेड़ हैं जो बसंत में गिराते हैं, कुछ हैं जो वर्षा ऋतु के बाद गिराते हैं, तो शरद ऋतु वगैरह में गिराते हैं, लेकिन ये विद्या जैसा पेड़ उस समय नहीं गिराया है। एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है, और नए साल में घर घर लगाने वाला एक पेड़ है वो भी हरा है, और नहीं तो सभी के सभी नंगे खड़े हैं अर्थात उसमें पत्तियां नहीं हैं। फिर भी फूल आ रहे हैं, फूल उसमें आ रहे हैं। फूल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बसंत ऋतु ऐसी ऋतु है जिसमें सभी पेड़ लगभग सभी पेड़ फूल देते हैं, है ना। लगभग सभी पेड़ में फूल ही फूल दिखाई देगा। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदनी जैसा लगता है। एक नीला और बैंगनी रंग का फूल है, तो वो कैसा है? अपने यहाँ जो सफ़ेद कुमुदनी होती है उसके जैसा लग रहा है। कुमुदनी अर्थात कमल, सफ़ेद कमल के जैसे लग रहा है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो कुमुदनी जैसे लग रहे हैं, कुछ लाल हैं कुछ पीले हैं।
खुशबू नहीं होती है। हैं तो बहुत अच्छे, देखने में सुंदर हैं, लेकिन खुशबू नहीं होती है। आज इतवार है, इतवार अर्थात रविवार, है ना, तो आज रविवार है, आज रविवार है। सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। इतवार रविवार के दिन थोड़ा काम नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसीलिए पत्र लिख रहे हैं। खाना खाकर पत्र लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। आज इन कह रहे हैं कि जो हमने खाना खाया था वह योगर्ट से शुरू हुआ। योगर्ट का मतलब होता है दही। योगर्ट का अर्थ क्या होता है? दही। तो वहाँ विदेशों में उसको योगर्ट बोलते हैं, जो हम लोग दही कहते हैं जिसको। तो उससे इनका खाना शुरू हुआ। फिर आइसक्रीम कप होता है, वैसा बड़े कप में, जैसे आइसक्रीम का कप होता है उसी तरीके से एक बड़े कप में होता है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ योगर्ट को। योगर्ट का चित्र मेरे पास है, तो हम लोग उसको देख सकते हैं योगर्ट को। ये देखिए, ये योगर्ट है। इस तरीके से हम योगर्ट को देख सकते हैं कि ये दही का एक डब्बा होता है, इसी में लोग खाते हैं। ठीक है, तो यही है योगर्ट। यही दही के डब्बे को योगर्ट वहाँ बोलते हैं। इसी तरीके से अभी एक जेली का भी जिक्र आएगा। तो जेली जो मार्मलेड करके, तो ये मार्मलेड जेली है। ठीक है, तो ये मार्मलेड जेली का चित्र है, तो इसको दिखाएंगे यहाँ पे। आते हैं हम लोग फिर अपने भाग पे। इस तरह से हमने देखा कि इतवार का दिन था, रविवार का दिन था, और सबसे पहले योगर्ट वो खा रहे थे, अर्थात दही खा रहे थे। रोज़ सूप होता है, और सूप रोज़ उनको मिलता है खाने के लिए। उसमें सफ़ेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, और उसमें सेम जैसी बीन होती है, और वो लंबी और पतली होती है, जैसे बरबटी होती है। बरबटी आप लोग जानते ही हैं, उसके जैसे लंबी लंबी होती हैं। फिर आइसक्रीम, उसके बाद आइसक्रीम दिया जाता है। यही 3 कोर्स रोज़ सुबह शाम होते हैं। यही 3 कोर्स का अर्थ है कि इसी तरीके के रोज़ का रोज़ डेली रूटीन में यही 3 चीज़ें दी जाती हैं। ये कोर्स का मतलब है यही 3 चीज़ें दी जाती हैं। खाते खाते उकताहट हो रही है, और जैसे जैसे खा रहे हैं वैसे वैसे, क्योंकि रोज़ रोज़ वही मिल रहा है, तो उकताहट हो रही है, अर्थात अब अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी चावल होता है, स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। करी को वहाँ स्ट्यू कह रहे हैं, तो स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए चावल भी दिया जाता है। एक दिन खरे सिके चिल्ले जैसी एक मिठाई आई। खरे सिके चिल्ले जैसी अर्थात अच्छे तरीके से सीकी हुई। जैसे रोटी आप अच्छे तरीके से सेंक लें तो उसको क्या कहते हैं? खर रोटी, है ना। तो वही खर रोटी और चिल्ले जैसी एक मिठाई आई। चिल्ले जैसी, चिल्ले का मतलब है चिल्ला। चिल्ला बनता है बेसन से, है ना। चिल्ला, ये चिल्ला है, चिल्ला बनता है बेसन से। तो बेसन से एक बहुत बढ़िया डिश बनाई जाती है, तो उसको चिल्ला बोल रहे हैं। तो चिल्ले जैसी एक मिठाई आई, अर्थात वो बेसन की मिठाई थी। उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था, और उसके अंदर क्या भरा था? जो बेर होती है उसके अंदर का जो मटेरियल होता है, गूदा होता है, वही उसमें भरा हुआ था। सेवइयाँ पानी में उबली सूप में रहती हैं। वहाँ सेवई जो दी जाती है वो कैसे होती है? उबली सूप में ही उबाल दिया जाता है उसको, और ब्रेड दे दिया जाता है। सुबह ब्रेड बटर मार्मलेड जेली या शहद। सुबह क्या दिया जाता है? ब्रेड बटर मार्मलेड जेली। मार्मलेड अभी आपको मैंने दिखाया, जेली होती है उसको वहाँ मार्मलेड बोलते हैं, या शहद। तो वहाँ 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में, और वो किस में होती हैं? छोटी छोटी 30 ग्राम की डिब्बियों में होती हैं। तो आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं वहाँ पर सबसे पहले आपको योगर्ट दिया जाएगा। फिर कभी कभी चावल के साथ स्ट्यू यानी करी दी जाती है। चिल्ले जैसी मिठाई दी जाती है, और ब्रेड बटर मार्मलेड आदि और शहद भी दिए जाते हैं। तो आगे हो सकता है आपके क्वेश्चन
या प्रश्न पूछे जाएं कि वहाँ पर कौन कौन से पदार्थ खाने को दिए जाते हैं, तो आप उसमें क्या क्या बताएंगे? योगर्ट बता सकते हैं, स्ट्यू बता सकते हैं, मार्मलेड बता सकते हैं, ब्रेड बटर बता सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। फिर कह रहे हैं शहर के बीच दुनाबे नदी बहती है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेविसाद, आगे ये दूना नदी और नेविसाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग नेविसाद और दूना नदी को भी एक बार मैप में देख लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में वो चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ नेविसाद कहाँ पे है और दूना नदी या दुनाबे नदी कहाँ पर है। तो हम लोग सबसे पहले नेविसाद पर नज़र डालते हैं। देखिए ये सर्बिया का क्षेत्रफल है, ये सर्बिया देश है, यहाँ से पूरा यहाँ तक चला हुआ है। ये देखिए ये यहाँ से पूरा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब आप इस पे नज़र डाल सकते हैं कि नेविसाद कहाँ है, तो नेविसाद ये इस साइड पे है, नेविसाद है ना। और पीले रंग से दिखाते हैं आपको, नेविसाद ये यहाँ पे, ठीक है। तो नेविसाद ये सर्बिया का यह सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ा शहर है, ठीक है नेविसाद, जिसे ये यूगोस्लाविया बता रहे हैं। जो उस समय के यूगोस्लाविया, इस समय के सर्बिया का वह भाग है। तो इस पर हम लोग देख लिए कि सर्बिया के पास का ही ये नेविसाद है, और उसके अलग बगल बगल के देश भी हैं, जैसे रोमानिया है। बगल बगल के देशों पर भी आप एक बार नज़र डाल सकते हैं। रोमानिया है, बुल्गारिया है, कोसोवो है, अल्बानिया है, मोंटेनिग्रो है, बोस्निया है और क्रोएटिया है, ठीक है। फिर ऊपर देखेंगे तो हंगरी चालू हो जाता है, हंगरी के ऊपर जर्मनी हो जाता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे देश सर्बिया के इर्द गिर्द हैं। आगे हम देखते हैं दूना या दुनाबे नदी को देखते हैं। एक दूना या दुनाबे नदी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दूना नदी, इसका नाम पड़ा है दूना। दूना का अर्थ होता है कि जो ड्यू ऑफ ड्रॉप ऑफ ड्यू, उसको बोलते हैं ड्रॉप ऑफ ड्यू, अर्थात जो ओस की बूंदें, जिनको आप बोल सकते हैं हिंदी में ओस की बूंदें, उनसे तैयार हुई जो नदी है, तो इसलिए इसको कहते हैं दूना, है ना। तो ड्रॉप ऑफ ड्यू के कारण ही इसका नाम दूना है। तो ये दूना नदी वर्ल्ड की दूसरे नंबर की, पूरे वर्ल्ड अर्थात संसार के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, जो कि सबसे अधिक देशों को छू करके जाती है। पहले नंबर की नदी 11 देशों को छूती हुई जो जाती है, वह है नील नदी, नाइल जिसको बोलते हैं। तो नील नदी या नाइल नदी भी बोलते हैं उसको, जो कि 11 देशों को के बीच होकर के बहती है। और ये जो दूना नदी है यह 10 देशों से होकर गुजरती है, या दूसरे नंबर की दुनिया की वह नदी है जो सबसे अधिक देशों को टच करती है, छूती है। तो यहाँ ये देख सकते हैं आप कि नीदरलैंड के इस जगह से यह चालू होती है, नीदरलैंड के इस जगह से यह चालू होती है, और जर्मनी, ये जर्मनी का भाग है, जर्मनी होती हुई फिर चेक रिपब्लिक के को नहीं टच करती है, नीचे ही आती है, ऑस्ट्रिया को टच करती है, ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी को टच करती है, हंगरी के बाद ये सर्बिया में प्रवेश करती है। और यहाँ पर आप इसको नेविसाद को देख सकते हैं, है ना। तो ये नेविसाद है। तो यहीं से ये दूना नदी बहती हुई और कहाँ आती है, ब्लैक सी में गिरती है। कहाँ गिर जाती है, ब्लैक सी में। जैसे आपके जितनी भी नदियाँ हैं वो कहाँ जाके गिरती हैं, बिल्कुल सही, वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, अर्थात बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। कुछ नदियां हैं नर्मदा, तापी आदि नदियां हैं जो अरेबियन सी अर्थात अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, लेकिन बहुत
उनकी मात्रा कम है। उसमें से मुख्य नदी केवल नर्मदा और तापी हैं जो अपोजिट डायरेक्शंस में जाती हैं और अरेबियन सी अरब सागर में गिरती हैं। नहीं तो ज़्यादातर जितनी भी नदियां हैं भारत की सभी बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये दूना नदी 10 देशों को छूती हुई जाती है। तो इसमें हमें कुछ जनरल नॉलेज का समझ भी हो गया कि दूना नदी का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दूना नदी का नाम है ड्रॉप ऑफ ड्यू, उससे आया है। और यह दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है जो 11 देशों को छूती है। और इससे ज़्यादा बड़ी वाली नील नदी है जो 11 देशों को छूती है, ये 10 देशों को छूती है। तो इस तरीके से हम इनके बारे में भी नेविसात और दूना नदी के बारे में जान गए। तो शहर के बीच दूना नदी बहती है। आप देखा कि दूना नदी नेविसात के पास ही थी। तो वहाँ से ये यहाँ पर भी दिखा रहे हैं कि दूना या दुनाबे नदी बहती थी। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि यह 10 देशों से के बीच होकर के बहती है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेविसाद शहर भी मिल जाएगा और शहर भी आपको मिलेगा। मैंने आपको दिखाया है, आप फिर से एक बार अपने नक्शे वगैरह में या एटलस वगैरह होगा उसमें देख सकते हैं। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी हैं। लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज़ बाज़ार में से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देख करके। कह रहे हैं कि शहर भी मिल जाएगा। और उसके बाद इटली के कुछ सिक्के खरीदे हैं, कॉइन्स सिक्के खरीदे हैं। यहाँ के कुछ सिक्के हैं, इंडोनेशिया के कुछ सिक्के हैं, अर्थात अलग अलग देशों के कुछ सिक्के और मॉरिशस की टिकट भी इन्होंने खरीदी है। इन जितने भी देश आ रहे हैं आप इसको नक्शे में ज़रूर एक बार देखिएगा। इंडोनेशिया, मॉरिशस, है ना, किस जगह पे हैं और किस समुद्र के पास हैं, ओशन कौन सा है ना। इस तरीके से देखेंगे तो आपके माइंड में मैप भी छपता चला जाएगा। और कह रहे हैं कि यहाँ चीज़ें बहुत ही महंगी हैं, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें मत खरीदिए। और बाज़ार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है। क्यों याद आती है? क्योंकि बच्चों को देखता हूँ तो तुम सब बच्चों की याद आ जाती है। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं। जो नदी का अर्थ है दूना नदी। दूना नदी को कह रहे हैं जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं। अब देखिए, जो नदी, अगर सर्वनाम अगर इसमें पूछा जाए कि सर्वनाम कौन सा है, तो जो है ना, जो था वह चला गया, इस तरीके से। तो ये जो क्या है, सर्वनाम है। तो जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं, बहुत बड़े बड़े यात्री जहाज। बड़े बड़े अगर पूछेंगे क्या है तो बड़े बड़े क्या बताएंगे आप लोग व्याकरण के दृष्टिकोण से? तो यह विशेषण है। तो बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं क्योंकि वह बहुत बड़ी नदी और गहरी नदी है, तभी उसमें चल पाते हैं। छोटी नदियों में बड़े बड़े यात्री जहाज नहीं चलते हैं। इस देश में के भी और हंगरी के भी, इस देश के और हंगरी एक देश है जो ऊपर की तरफ था, सर्बिया से जस्ट ऊपर हंगरी था, मैंने दिखाया था आपको। उन दोनों देशों के यात्री जहाज चलते हैं। यात्री जहाज अर्थात जिसमें लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। कल इन्होंने देखा था। यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है। कह रहे हैं कि यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। लड़के किस खेल को पसंद करते हैं? फुटबॉल को, है ना। जैसे अपने यहाँ क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं तो वहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। और 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है। अप्रैल आ गया ना, तो वही जो अभी बसंत का मौसम बोल रहे थे, तो बसंत मैंने आपको बताया कि चैत्र वैशाख अर्थात मार्च या अप्रैल के महीने, तो वही बीच का महीना है, उसी की बात ये यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप भी होने वाली है। एक आध रोज़ देखेंगे, और एक आध रोज़ का मतलब किसी एक दिन जा कर के देखेंगे। बाज़ार में 20-20 मंजिल 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं, और बाज़ार में बहुत बड़ी बड़ी मंजिल की बिल्डिंग्स हैं।
होता क्या है कि उस समय आज से 30 साल पहले इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें नहीं दिखाई देती थी, अर्थात सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक ही किसी का घर बनता था या कोई फ्लैट बनते थे, इतनी लंबी लंबी नहीं बनती थे, मकान इतने लंबे लंबे नहीं बनते थे। लेकिन विदेशों में ऐसा बहुत साल पहले होता था और आज तो वहाँ बहुत और ऊंची ऊंची मंजिलें बनती हैं। तो वो मंजिल का मतलब फ्लोर, तो ये 20-20 फ्लोर के 10-10 फ्लोर के बिल्डिंगें हैं। यहाँ इस शहर में हजारों वर्षों पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। 1000 साल पहले यहाँ भारत से आकर के लोग कुछ बस गए थे, यूरोपीय मालूम होते हैं। अब वो चूँकि वहीं रह गए, वहीं बस गए, तो वहीं पर उनका बदलाव भी हो गया और अब वो यूरोपीय मालूम होते हैं, भारतीय नहीं लगते हैं। यहीं की वेशभूषा भाषा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ की ही वेशभूषा अर्थात ड्रेस भी यहीं की पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और यहीं की भाषा बोलते हैं, अर्थात अब भारतीय भाषा भूल गए हैं। लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। लड़के क्या करते हैं, स्केटिंग करते हैं। जो आप देखते हैं कि पैरों में एक लंबे डंडे के जैसे लगा लिया जाता है और बर्फ़ में एक डंडी के सहारे फिसला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्केटिंग। तो स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं, अर्थात बहुत पसंद करते हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, ये खिड़की है और यहाँ से खेल का मैदान दिखाई दे रहा है। तो वही लिख रहे हैं कि खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफ़ेद है, दूसरे की लाल। मैच हो रहा है और एक की वर्दी अर्थात ड्रेस सफ़ेद है, दूसरे की लाल। मैदान यहाँ से लगभग आधा फरलांग, मैदान जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आधा फरलांग, अर्थात जब एक स्टेप आप चलते हैं तो एक फरलांग और उसको आधा कर लीजिए, तो बहुत दूर नहीं है, बहुत एकदम नज़दीक है, आधा फरलांग है। पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है। लेकिन कह रहे हैं कि हमारा कमरा कहाँ है, 5वीं मंजिल पर। 20 मंजिल का मकान है, 10 मंजिल का मकान है, उसमें ही 5वीं मंजिल पर ही है, इसलिए साफ दिखता है। तो नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहीं से साफ दिखता है। क्यों साफ दिखता है, आगे बता रहे हैं कि कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची है, क्योंकि खिड़की को बहुत बड़ा बनाया गया है। जितने बड़े कमरे की दीवार है उतनी बड़ी में खिड़की बना दी गई है और ऊंची और चौड़ी भी है। हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड, इस तरीके से ये सारे देश मिल करके 17 देश हो गए। 17 देश के 22 लोग मौजूद हैं उस समय यहाँ पे। तो आगे आते हैं, फिर बता रहे हैं कि नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है, टंक प्रसाद ढकाल। अब कह रहे हैं कि जो ये टंक प्रसाद ढकाल है ये दुभाषिया है। अब दुभाषिया थोड़ा समझ लेते हैं। दुभाषिया कहते हैं जो एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करे, ट्रांसलेटर है ना, ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं, दुभाषिया। कभी कभी इसको इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, है ना, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर भी इसको बोलते हैं, दुभाषिये को, या ट्रांसलेटर बोलते हैं। ट्रांसलेटर शब्द कम प्रयोग होता है, इंटरप्रेटर अधिक होता है दुभाषिये का। तो दुभाषिये का काम होता है कि दुभाषिया 2 भाषाओं का ज्ञान रखता है, नॉलेज रखता है और एक भाषा को सुनता है और दूसरे भाषा में उसको ट्रांसलेट करता है। और जैसे मान लीजिए चीन के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं, तो वहाँ बीच में एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बैठेगा और वह जो चीन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोलेंगे तो वो राष्ट्रपति की चीज़ें, प्रधानमंत्री तो होते नहीं हैं चीन में, राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति जो बोलेंगे तो राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं उन्हीं की बातों को पहले चीनी लैंग्वेज या मंडारिन, चीन की लैंग्वेज मंडारिन है, तो मंडारिन भाषा में सुनेगा, उसके बाद उसको भारतीय भाषा में ट्रांसलेट कर देगा।
तो हमारे प्रधानमंत्री उसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री को तो चाइनीज या मंडारिन भाषा नहीं आती है, इसलिए तो ये दुभाषिया है। तो टंक प्रसाद ढकाल। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे। तो पोल्ट्री फार्म अर्थात जहाँ मुर्गी को पाला जाता है, मुर्गियों का पालन होता है, वो पोल्ट्री फार्म है। तो पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से, और यूनिवर्सिटी की बस से ही वहाँ जाएंगे। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। कह रहे हैं शादी पार्टी के बाद एक दुल्हन जा रही थी, उसको इन्होंने देखा। अपनी खिड़की से सफ़ेद कपड़े पहने थी। और कहाँ से देखा? अपनी खिड़की से देखा। सफ़ेद कपड़े पहनी थी नीचे से ऊपर तक। वो सफ़ेद कपड़ों में थी, क्योंकि वहाँ का रीति रिवाज है कि जब भी शादियाँ होंगी तो वहाँ लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जिनकी शादी हो रही है खास करके वो। और जब किसी की डेथ वगैरह होती है तो उसमें ब्लैक कपड़े पहन लेते हैं। तो इस तरीके से एक अपना अपना रिवाज है। तो वहाँ जो लड़की की शादी में सब सफ़ेद पहनते हैं, सर पे लगाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक। सर पर सफ़ेद टोपी थी, टोपी भी लगाती हैं, जैसी दिख रही थी। 51 लोग थे। 51 का मतलब है 50 से कम लोग थे। वहाँ का रीति रिवाज ये है कि बहुत लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाता है। शादी मुश्किल से 1 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है, और छोटा सा पार्टी कर दिया जाता है, खाने वगैरह का भोज दे दिया जाता है, लेकिन बहुत लोगों को बुलाया नहीं जाता है। अपने यहाँ शादियाँ 1-2 दिन तक चलती हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। ऐसा रीति रिवाज वहाँ पर नहीं है। तो 51 या नहीं, 50 से कम लोगों को बुलाया गया था। आगे के हाल बात की चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। कह रहे हैं कि आगे का हाल बाद में लिखेंगे अगली चिट्ठी में। और एरोग्राम का मतलब ये है कि ऐसी चिट्ठी जो एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती है, उसको एरोग्राम कहते हैं। एक देश से दूसरे देश को भेजी जाने वाली चिट्ठी, एक देश से दूसरे देश, है ना, में भेजी जाने वाली चिट्ठी, इसको एरोग्राम कहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ मतलब कष्ट ना हो, है ना, कष्ट। तो कह रहे हैं कि अच्छे से रहना, माँ को तकलीफ़ ना हो। क्यों कह रहे हैं अच्छे से रहना? कि माँ को परेशान मत करना। तुम्हारा पापा, अंतिम में अपना बता रहे हैं कि तुम्हारा पापा। तो इस तरीके से। और ये देखिए पत्र के लेखक अर्थात इस पाठ के लेखक का नाम सोमदत्त। तो सोमदत्त जी इस तरीके से अपने पाठ को समाप्त करते हैं। तो आइए हम लोग एक नज़र इस पे डालते हैं फिर से। तो हमने अभी तक देखा कि चिट्ठियों में यूरोप के यूगोस्लाविया देश, यूरोप चूँकि कॉन्टिनेंट है, आपको पता ही है, महाद्वीप है, महाद्वीप में एक बहुत सारे देश होते हैं। उस देश यूरोप सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कहलाता है जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसमें। तो यह यूरोप के यूगोस्लाविया देश, यूरोप महाद्वीप के यूगोस्लाविया देश के नेविसास शहर से ये चिट्ठी आ रही है। और कहाँ जाएगी? यह अपने पत्नी और बच्चों के लिए लिखी जा रही है और भारत आ रही है। और इसमें बहुत सारी चीज़ बताई गई है। सबसे बड़ी चीज़ बताई गई है वहाँ के खाने पीने को, कि खान पान क्या है, कैसे खाना खाया जाता है, उन सब चीज़ों को बताया गया है। कि योगर्ट वगैरह खाया जाता है, मार्मलेड वगैरह खाया जाता है, शहद वगैरह का भी यूज होता है, ये बताया गया है। वह शहर के पास कौन सी नदी है वो बताया गया है यहाँ पर। शहर में लड़के या बच्चे क्या खेलना पसंद करते हैं वो बताया गया है। कि यहाँ फुटबॉल खेलना, स्केटिंग करना बहुत पसंद होता है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर वहाँ बताया गया है कि शादी में जो दुल्हन सजती है वो सफ़ेद वस्त्र पहनती है, ये भी बताया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और वहाँ वो शहर में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो पत्र में लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि वहाँ यूरोप से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये बच्चे सीख सकते हैं। इस तरीके से आप भी पत्र लिखिए जब भी, तो उसमें इन सब सारी चीज़ों को ज़रूर समाहित करिए। कि उसमें जहाँ आप रह रहे हैं वह जगह कौन सी है, आसपास का इलाका कैसा है, वहाँ
कौन सी नदी बहती है, वहाँ का परिवेश या परिधान, लोग की संस्कृति कैसी है, इन सारी चीज़ों का, लोग क्या खाते पीते हैं, इन सारी चीज़ों का जिक्र आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा अच्छे से। तो सोमदत्त जी का यह पाठ बहुत ही सुंदर है। कुछ शब्दार्थ इसमें भी बताए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। कुछ मैंने जो बताए हैं उसको नोट कर लीजिएगा। पत्र के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे कि इस पत्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। इस पत्र का लेखक किस शहर देश की यात्रा पर गया था? तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन से शहर और देश। तो सबसे पहले शहर को आपको बताना है, तो शहर कौन सा था? नेवी साद। देश कौन सा था? यूगोस्लाविया। उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते थे, वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो कौन कौन से खेल आपने देखा? फुटबॉल देखा, स्केटिंग देखा, टेबल टेनिस देखा। ये सारे खेल खेले जाते थे, लेकिन सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा था? फुटबॉल था। उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। तो कुछ खाद्य पदार्थ का नाम आप बता सकते हैं। अब योगर्ट, मार्मलेड, स्ट्यू यानी करी, ब्रेड, मक्खन और शहद आदि, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। चावल भी खाते हैं, चावल भी बता सकते हैं, लेकिन मुख्य में वही। तो घा में क्या है, लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो? अच्छे से रहना अर्थात माँ को परेशान मत करना, जिससे माँ अकेली हैं तो माँ को परेशान नहीं करना है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे ये सब जितने भी हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, इन सब चीज़ों को आपको बताना है। मौसम के बारे में ये बताना है। बस एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, पत्रों का संकलन। 9वां प्रश्न, पत्रों का संकलन में बता रहे हैं कि पत्र अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों और बातों का दस्तावेज होता है। कह रहे हैं कि जो बातें होती हैं ना, उनका एक दस्तावेज होता है। एक तरह से पूरी की पूरी उनकी जीवनी वहीं पे रखी जाती है कि हाँ, वह व्यक्ति कैसा था, वह उस चीज़ को बताएगा। तो इस तरीके से इसमें जो बताया गया है, सरदार भगत सिंह की एक चिट्ठी के बारे में बताया गया। सरदार भगत सिंह को आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्रांतिकारी दल के नेता थे वो। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सब जो क्रांतिकारी दल था उनके नेता थे। तो उनमें से ये सबसे अधिक पढ़े लिखे थे भगत सिंह। तो वो अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं, जो जब उनको फांसी दी जाने वाली थी उसके कुछ दिन पहले ये चीज़ें लिख रहे हैं। क्या लिखा है कि जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए, कि मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ। ख्वाहिश मतलब इच्छा, कुदरती मतलब प्राकृतिक तौर पर उनमें भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता और इसको ये छिपा नहीं रहे, लेकिन मेरा ज़िंदा रहना मशरूत यानी सशर्त है, और मैं ज़िंदा रहूँ ये सशर्त है, शर्त के साथ है। मैं बंदी बनकर या पाबंद होकर ज़िंदा रहना नहीं चाहता। और कह रहे हैं कि मैं कहीं ज़िंदगी भर बंद रहूं जेल खाने में, ऐसे मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इंकलाब पार्टी का निशान बन चुका है, और इंकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि इंकलाब पार्टी इन्होंने जो बनाई थी, हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी, इंकलाब का मतलब होता है क्रांति, तो हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी बनाई थी, उसमें इनका नाम बहुत ही ऊंचा कर दिया गया था, अर्थात ये लीडर के रूप में उभरे थे। और अब वह नाम कह रहे हैं कि हरगिज़ किसी भी सूरत में, जिंदा रहने की सूरत में मैं इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। अर्थात इतना ऊंचा उठा दिया गया है कि मैं अब इससे ऊंचा नहीं हो पाऊंगा, हरगिज़ नहीं, अर्थात बिल्कुल नहीं। आज मेरी कमज़ोरियां लोगों के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और इंकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट भी जाए। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वाले
बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इंकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी शक्तियों के बस की बात ना रहेगी। और कह रहे हैं कि अगर मैं फांसी पे नहीं चढ़ता हूँ तो मेरी जो कमजोरियाँ हैं वो लोगों के सामने आ जाएंगी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। तो मत कह रहे हैं कि और फिर ये जो इंकलाब है, जो क्रांति है, वो मध्यम पड़ जाएगी, अर्थात ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ, जिससे लोग प्रोत्साहित हों और स्वतंत्रता में भाग लें, स्वतंत्रता पाने के लिए क्रांति दल में भाग लें, इंकलाब में भाग लें। और कह रहे हैं कि माँ भी अपने बच्चों को मेरे बलिदान को देख करके प्रोत्साहित होकर के अपने बच्चों को भी इस इंकलाब में भेजें। और कह रहे हैं कि साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी शक्तियाँ, साम्राज्यवाद अर्थात जब एक देश, साम्राज्यवाद कहते हैं जब एक देश दूसरे देश पर, ये साम्राज्यवाद का अर्थ होता है जब एक देश दूसरे देश पर राज करता है तो उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। तो अर्थात उस समय हम पर राज कौन करता था? इंग्लैंड, अर्थात अंग्रेज लोग हम पर राज करते थे। तो उनकी जो शक्तियां हैं उनको शैतानी शक्ति बोल रहे हैं, तो उनको ख़त्म करने की बात हो रही है। हाँ, एक विचार आज भी कचोटता है अर्थात पीड़ा देता है। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ हसरतें मेरे दिल में थीं उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर ज़िंदा रह सकता तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिल जाता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। और कह रहे हैं कि बहुत सारी हसरतें अर्थात बहुत सारी इच्छाएं थी दिल में, आप लोगों की भी इच्छाएं रहती हैं, उसी तरीके से इच्छाएं थी जिसको ये पूरा नहीं कर पाए। और कह रहे हैं कि अगर मौका मिलता तो मैं भी अपनी इच्छाएं पूरा करता। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचा रहने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज़्यादा खुश किस्मत और कौन होगा। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत नाज है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इंतहा का इंतज़ार है। आरजू है कि यह और करीब हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। तो भगत सिंह जी कह रहे हैं कि अब फांसी में ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब तो मुझे इस बहुत बेताबी है अर्थात बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि जल्दी से जल्दी आखिरी इंतहा मतलब अंतिम परीक्षा, इंतहा का मतलब परीक्षा, अंतिम परीक्षा आ जाए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, है ना, वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से आ जाए। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और इस पर मुझे नाज भी है, अर्थात मैं इस पर घमंड भी करता हूँ कि मुझे फांसी होने वाली है, फांसी से डर नहीं रहा हूँ। तो इस तरीके से भगत सिंह ने बहुत अच्छी चिट्ठी एक लिखी है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आप भी ऐसी चिट्ठियाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आप लोग सभी लोग प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा यदि कोई समस्या इस पाठ के दौरान आपको आती है तो। आशा है यह पाठ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।